कितना क्रांतिकारी हो सकता है इस बार का बजट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों को, वित्त मंत्री को और देश को कहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज लेकर के आइए। तो ऐसा बजट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। कैसे शुरू होंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में? क्या हाउसिंग को वित्त मंत्री देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा? क्या सरकार रीट्स को कैपिटल गेन्स के दायरे से बाहर निकालने की मांग को सुनेगी? इस खास सीरीज में बिग आइडियाज में रोजाना हम इसी वक्त मार्केट, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं कि उनके बिग आइडियाज क्या हैं जो जेटली जी को इस वक्त जब बजट बन रहा है वित्त मंत्रालय में कुछ काम आ सके। आज हमारी जो चर्चा है, हमारा जो फोकस है वो है हाउसिंग पर। मैं हूं संजय पुगलिया और हमारे साथ चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेरॉन कंसल्टेंसी के चेयरमैन प्रणय वकील और हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी। दोनों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल हीरानंदानी जी आप ही से है कि मोदी जी ने कहा क्रांतिकारी आइडिया दीजिए। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग से तो जल्दी से वो ग्रोथ और जॉब ला नहीं सकते, ये शायद वो समझते होंगे। हाउसिंग लो हैंगिंग फ्रूट है कि यहां जल्दी एक्शन शुरू करा सकते हैं, जल्दी नौकरियां शुरू हो सकती हैं। उसको देखते हुए ये छोटे मोटे टैक्स के फायदे वायदे की बात को एक बार साइड में पार्क करें। बड़ा काम क्या हो सकता है इस बजट में? आपने सही कहा कि क्रांति जरूरत है। वी नीड अ हाउसिंग रेवोल्यूशन। हाउसिंग पर हम क्रांति नहीं करें तब तक आप जो 25 मिलियन घर 2020 तक करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम प्रोजेक्ट टाउनशिप बनाते हैं या नए सिटीज बनाने जाते हैं तो हम बैंक्स के पास जाते हैं फंडिंग के लिए, तो बोलते 5 साल का फंडिंग लीजिए। यहां तो अप्रूवल ही नहीं मिलते 5 साल में, तो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर करने में नहीं है। तो फर्स्ट जो करने की आवश्यकता है, you have to give infrastructure status to housing for the purposes of long-term funding. 10-15 साल के फंडिंग के लिए जब तक आप लोन्स नहीं देंगे, रिजर्व बैंक में परिवर्तन नहीं लाएगा या फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां चेंजेस नहीं लाएंगे कि infrastructure status for long-term funding on housing has to be the anchor of starting new cities. 5 से कम 15 साल का मिनिमम 15 से 20 साल तक। आपने जिक्र किया अप्रूवल लेने में 5 साल लग जाते हैं। जरा नंबर ऑफ अप्रूवल बताइए, कितने 100 अप्रूवल लेने पड़ते हैं एक टाउनशिप के लिए? 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं तो ये 62 थे और अभी शायद 1-2 बढ़ाने वाले हैं। और बड़े शहर बढ़ाने वाले। मोदी जी ने वादा किया है कि प्रोसेस और ये प्रक्रियाएं, जटिलताएं कम करने वाले हैं, वो सारा कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं। जी, वैसा होगा? नहीं, कल ही एक वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ने बताया है कि 1/3 ऑफ सबर्ब्स ऑफ मुंबई रिक्वायर्स 1 न्यू परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वो 2 दिन पहले ही पेपर में आया है, बढ़ गया है कि ये एक बढ़ लेकिन गया। ये मूल रूप से देखिए राज्य सरकार का विषय है, तो बजट इसमें कुछ कर नहीं सकता। नहीं, पर एक बार आप बजट में कुछ दें और दूसरी तरफ से आप ले लें तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमें जो क्रांति चाहिए, वी वांट अ 1 विंडो क्लियरेंस वेयर इन ऑल दीज परमिशंस कम फ्रॉम 1 विंडो। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था प्रणय वकील साहब कि मुंबई में अगर आपको एक होटल खोलना हो तो करीबन 130-40 परमिशन लगती है। इज दैट राइट? लगती है और उसको टाइम भी इतना ही लगता है। अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है तो जो पुलिस है, जो पार्किंग वगैरह का देखते हैं, उनका जो अप्रूवल लेना है उसको इतना टाइम लगता है कि यू हैव ऑल योर पीपल ऑन बोर्ड। आपने शेफ ले लिया, आपने सब वर्कर्स को, लेकिन यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट द रेस्टोरेंट फॉर 1 अप्रूवल। ये सब पुराने आइडियाज को बिल्कुल खत्म करने के लिए जरूरी है कि एक बड़ा नया आइडिया इंपोज किया जाए जो इन चीजों को चेंज कर दे। आपका पहला बड़ा सुझाव क्या है हाउसिंग सेक्टर के लिए? मेरे ख्याल से तो इसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो बोलते हैं वो करना है। अभी तक जो नहीं हुआ है उसको करना है। एग्जाम्पल दे दूं आपको, सॉल्ट लैंड्स। कितनी सॉल्ट लैंड्स है आज मुंबई में? अगर इनको अनलॉक किया जाए तो जो पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि पूरा हाउसिंग प्रॉब्लम, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग करना है वो भी हो सकता है, आपको अस्पताल बना है वो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि 1/8 ऑफ बॉम्बे इज ओन्ड बाय 1 सिंगल एंटिटी एंड दैट इज बीपीटी। 1/8 ऑफ बॉम्बे, 1/8 ऑफ मुंबई इज ओन्ड बाय बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। उसमें 1800 एकर्स लैंड हैं, उसमें से 1000 एकड़ पूरी सरप्लस है, पूरी सरप्लस है, जिसमें कुछ है ही नहीं। आज कुछ एक्टिविटी नहीं है उसमें।
खाली थोड़ा सा कोल इंपोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद, और इतना खराब हो गया है, पूरा पानी भी काला हो गया है, लेकिन इट कैन बी पुट टू बेटर यूज। आपको क्या चाहिए बम्बई में? स्कूल्स चाहिए, अस्पताल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, वो सब कुछ हो सकता है, इंक्लूडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आप इसको अनलॉक कर दें। शॉर्ट लेंस हैं, इसको अनलॉक करेंगे तो एक खतरा है, जमीन के दाम क्रैश कराए जा सकते हैं। जरा जोर से खोल दें, जमीन दे दें तो जमीन के दाम गिर जाएंगे, घरों के दाम गिर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दें तो प्राइस नीचे जा सकती है, थोड़ा स्लो मोशन में जाएगी। अभी हम लोग तो ये सुनते हैं कि इन लोगों ने जो बना रखे हैं मुंबई में, कहां 5-7 लाख यूनिट तो इसी इलाके में होंगे जहां हम लोग बैठे हुए हैं, लोअर परेल में। तो ये जो इन्वेंट्री का पाइलअप है, इतने दिनों से होल्ड किए हुए, हम कहते रहे प्राइस गिरेगा गिरेगा, कभी नहीं गिरता। तो आप ये बताएं कि इमीडिएट टर्म पे ये बाजार में कैओस नहीं मच जाए, क्योंकि जमीन तो आराम से खोल सकती है सरकार, लेकिन खोलेगी तो क्या होगा दामों का? इसमें दो चीज है। आप जब घर बनाते हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइजिंग एंड प्राइसिंग। अगर आपका साइजिंग राइट है, आप छोटे घर बनाते हो, और आपका प्राइसिंग राइट है, तो जरूर बिकेगा, बिकॉज देयर इज दैट डिमांड। 24 मिलियन हाउसिंग इज द शॉर्टेज, तो डिमांड तो है ही, बट एट अ प्राइस। अगर आप उसको ओवर प्राइस करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आने ही वाला है। और एक बात है कि जो इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन के लिए, वो इतना हाई है कि आपका जो ईएमआई है वो भी बहुत बढ़ जाता है। हमने देखा है सर, यहां ये बता दिया जाए सरकार को कि कितना एबनॉर्मल मार्केट है। ये जो प्राइवेट लेंडिंग वाला इंटरेस्ट रेट आजकल चल रहा है, क्या है? 24 से 36%, करेक्ट, या उससे भी ज्यादा? 22% तो आप चल सकते हैं। लेके ऐसे में क्या स्थिति होती होगी सर आपकी? सिचुएशन हमें ये नहीं सोचना है कि वो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, हमें ये सोचना है कि देश के लिए हम सरप्लसेस क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें सिडको बनाए, माडा बनाए, एमएमआरडीए बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, कॉरपोरेशन बनाए, उस पर हमें सोचना नहीं है। आज की तारीख में एक ही सोचना है, एयर इंडिया है या इंडियन एयरलाइंस है या गो एयर है या कोई भी एयरलाइन हो, हमें कनेक्टिविटी की जरूरत है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कंपनी के पास ये सरप्लस है या परेल में सरप्लस है। हमें ये देखना है देश में हम सरप्लसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रोटी कपड़ा के हमने पूर्ण कर दिया है, लेकिन मकानों में हम सरप्लस क्यों नहीं कर सकते? पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में हमने सरप्लसेस क्रिएट कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम रेंटल हाउसिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम बोलते हैं कि जो गरीब से गरीब भी आदमी होगा उनको भी हमें ओनरशिप मकान देना है, ये कोई जरूरत ही नहीं है। आप अमेरिका देखिए तो वहां 30-40% लोग उनके पूरी जिंदगी में किराए के घर पर रहते हैं, एंड इट इज अफोर्डेबल। बिकॉज अभी तक क्या वजह? रेंटल हाउसिंग की बात आप लोगों ने बहुत समय से उठाई है, क्या कारण है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसको एंटरटेन ही नहीं कर रही है? नहीं, ये हो रहा है, लेकिन इसका रफ्तार स्लो है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मोदी जी ने कहा कि हमें वो स्पीड से लेना है। देखिए, जो डिडक्शन है, हाउस डिडक्शन, अभी मैं फ्लैट बेचता हूं, मैं रेंटल पर दे दूं तो मेरा रिटर्न 2.5-3% ही है, लेकिन उसके प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है। तो लोगों को जो किराए पर मिलता है उनको लो रेंट पर मिलता है, और मुझे मेरा प्राइस अप्रिसिएशन मिल रहा है। आप देखिए, रिलायंस एक कंपनी हो या एचडीएफसी एक कंपनी हो, वो लाखों के संख्या में बना सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाए कि कल उठ के नोबडी कैन क्लेम देयर हाउसेस। So they must get protection, they must get the same benefit that instead of putting up an industry, can I make rental housing for the poor? And I can do it, I will do it. There is nothing wrong with that. लेकिन इसके ऊपर आपको incentivize करने की आवश्यकता है. One of the second points which I'd like to put to Mr. Jaitley is that you need to create incentive for rental housing. There is a standard deduction of 30% that needs to be brought up to 50% so that corporates, whether it is DLF, whether it is Reliance, whether it is Hiranandani, whether it is any private company or corporate, instead of building and selling, rent it out. एज प्रिंसिपल इस बार हम लोग वकील साहब ये आइडिया सामने रख रहे हैं कि जितने टैक्स एग्जम्पशन हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं। ऐसे में कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर हम लोग अपने इस चैनल पे ये मांग उठा रहे हैं तो आप बताएं कि ये कैसे जस्टिफाइड होगा कि इस तरह के स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसका जिक्र हिरानंदानी साहब ने किया, ये जरूरी है और रैशनल है? अगर आप एग्जम्पशन लिमिट को 10 लाख पे ले जाएं, नन ऑफ दिस एग्जम्पशंस आर नीडेड। बड़े लोगों को वो जो थ्रेशोल्ड है
वही इतना बढ़ा दो जो मास हाउसिंग को एड्रेस करता हो, उसके लिए एग्जम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी अलाउड। आपका लॉ जो भी है इतना सिंपल बन जाएगा अगर आप थ्रेशोल्ड को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो बीच वाले हैं 3 लाख और 10 लाख के बीच में, हाउ मच आर दे कंट्रीब्यूटिंग एंड व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व इन टेकिंग दैट। रेंटल हाउसिंग का जो सुझाव इनका है हीरानंदानी साहब का, उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत सालों से मैं ये बोल रहा हूं कि अमेरिका में जो हुए वो इसको आप कॉपी कर सके, यहां इंडिया में ला सके तो बहुत ही बढ़िया होगा। देयर आर 500 REITs in the world. They are not only for commercial place. Most of them are for residential places. जी, अगर आप अमेरिका में जाएं, अभी जो रीट में जो सुविधाएं दी गई हैं ये सिर्फ कमर्शियल के लिए है एसेंशियली। नहीं, जो सुविधा अभी दी है वो कोई सुविधा ही नहीं है। ये आप आई एम सॉरी, हाँ, आई एम सॉरी टू इंटरवीन। हाँ, ये एक मिसनॉमर है। एक मिनट, लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव। इस सरकार ने आने के बाद ये बताया कि हम बड़ा लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, रीट में विदेशी निवेश अलाउ कर रहे हैं। हीरानंदानी साहब, आपका कहना है कि ये कोई सुविधा नहीं है, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा मोटा काम किया, इसका कोई महत्व नहीं, आप यही कह रहे हैं? जी। क्या करना चाहिए? जो परिवर्तन लाया है इनकम टैक्स में, जहां कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं, वो सिर्फ 1% ऑफ टोटल रीट्स को मिल सकता है। जहां कंपनीज हो जिसकी शेयर्स हम स्वैप करें, वहीं कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन है। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिखाया है, सेबी को दिखाया है कि ये जो आया है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कोई भी रीट्स या कोई भी प्रोजेक्ट ले और ट्रांसफर करें रीट्स को, तो वहां कैपिटल गेन्स लगता है, क्योंकि टेक्निकली किसने बराबर नहीं किया है। तो हमें जो एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री अग्री किया है कि ये गलत हुआ है और हमें इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए there will be not a single transaction of REITs till this amendment does not take place in February of 2015. अभी तक कुछ नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, because unless this correction is not done by the finance ministry, there is no possibility. Only 1% of the total REITs can come into the marketplace. There is no other way by which can done, because capital gains tax exemption is not happening. तो ये सिर्फ करेक्शन का इश्यू है या इसको और इम्प्रूव करके एक नया वर्जन लेके आएंगे बजट में? इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग। मैं आपको बताता हूं, आपने रीट्स की बात की। रीट्स जो है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज नहीं लेने वाले हैं, दे विल बी बाइंग इट थ्रू एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करके इसमें प्रॉपर्टी लेंगे। अगर ये एग्जम्पशन जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को नहीं अप्लाई होता है तो कैसे रीट होगा? दूसरी बात है स्टैंप ड्यूटी की, तीसरी बात है मैट की, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये सब कुछ जो है, जो इंडस्ट्री में इसका नॉलेज तो है ही। अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक ही चीज करे कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स जो है वो ही बेनिफिट अगर रीट को अप्लाई किए जाए वर्बेटिम, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है रिसेप्टिव है फाइनेंस मिनिस्ट्री में? वेरी रिसेप्टिव, दे आर एक्सट्रीमली रिसेप्टिव। दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस मिस्टेक हैज हैपेंड एंड दिस करेक्शन इज एब्सोल्युटली नीडेड, और ये 99% मैं समझता हूं कि हो जाएगा। तो एक तो हम अपने चैनल पर ये अनुमान साफ साफ लगा रहे हैं कि रीट का करेक्टेड ही नहीं, एक इंप्रूव्ड वर्जन आएगा। उनको समझ में आ गया है कि ये नॉन स्टार्टर है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा फाइनेंसिंग के पर्पज से मिल जाए, ये हो जाएगा। और नए होम बायर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स की सहूलियतें दी जानी चाहिए, ये भी हो जाएगा। लेकिन जिस 2.5 करोड़ मकानों की बात हमने की है 2020 तक, वो बनाने के लिए जिस तरह की जमीन सप्लाई, और जमीन सप्लाई के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं 100 मंजिला इमारतें हैं, 10 फुट की सड़क है। ये तो बिल्कुल ही अन्याय है, ये बिल्कुल किसी भी गवर्नेंस के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। कैसे होगा? देखिए, इसमें बुरा मत मानिएगा, एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार हो, बिजनेसेस हो, आफ्टर ऑल इसको चलने दे रही हैं। इसको कैसे रोका जाए, कैसे कहा जाए ये पाप है, ये गलत है? मैं आपको सिंपल बताऊं, एक जमाना था जब हमको टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता था, तो हम रिश्वत देते थे, वो लाइनमैन को ये कनेक्शन दे दो, या चोरी करने की बात आती थी। आज की तारीख में आपको एक फोन लाइन चाहिए तो कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी
एक स्कैरसिटी हमने क्रिएट की है. This is an artificial direction because liberalization took place in industry, liberalization took place in aviation, liberalization took place in every sector. In the case of real estate, you caused more regulation and more control in order to squeeze more money from real estate and land. Till that concept of creating the same surpluses does not take place in the case of real estate, both at the state and central government level and the corporation level, you will not get the surpluses. So it is a change of mindset. जो आपने पहले कहा कि एक क्रांति आने की आवश्यकता है. It is necessary to create a housing revolution and think of all these things today. Take one stupid example. मैं आपको एक दाखला देना चाहता हूं. सर्विस टैक्स देखिए. आप अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लेंगे तो आपको 4% सर्विस टैक्स लगता है. आप तैयार मकान लेंगे क्योंकि आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप रेडी मकान लेते हैं तो सर्विस टैक्स नहीं लागू होता है. सो जो गरीब आदमी इंस्टॉलमेंट में खरीदता है उसको सर्विस टैक्स लगता है. एक अन्याय है. ये बहुत ही सुनने में समझ में आ रहा है गलत है. फिर नहीं, क्यों लागू कर रखा है? वो लोग ही कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है. फिर चला क्यों रखा है इसको? बेवकूफी है क्योंकि हाउसिंग क्षेत्र ये एक समझता है कि ये एक कैश काउ है जिसको बलात्कार करो. और ये हिंदू राज्य आया है तो बलात्कार करने की आवश्यकता नहीं है, आप दूध पीते रहो. मेरे अंदाज से हाउसिंग रेवोल्यूशन आने की आवश्यकता ये है कि ये गाय के दूध पीते रहो और ये परिवर्तन सर्विस टैक्स का है उसको निकाला जाए. मुझे ऐसा लगता है वकील साहब कि एक बड़ा चेंज ये आएगा जो हम लोगों ने शुरू में ब्रीफली बात की थी स्मार्ट सिटीज की. थोड़ा सा समय कम है तो इसको हम लोग कंक्लूड करने की तरफ बढ़े. स्मार्ट सिटीज का बड़ा आइडिया है, यानी मोदी जी तो चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज होकर के सारा कॉन्सेंट्रेशन एनसीआर और मुंबई इलाके में ना हो, दूसरे जो बड़े शहर हैं वहां ना हो, फैले. उसके करने का, हाउसिंग के उस बूम को बढ़ाने का प्रिकर्सर ये है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं. इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार को खुद को ही बनाना पड़ता है. क्या इस बजट से हाउसिंग को बढ़ावा मिले, इसलिए इस प्रकार के स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश के लिए सरकारी खर्चे की उम्मीद है आपको? बड़े खर्चे की उम्मीद है? अगर गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली इतने फंड्स नहीं है जो नहीं तो पीपीपी मॉडल से भी हो सकता है, फॉरेन बोरोइंग से, ईसीबी से भी हो सकता है. बहुत से रास्ते हैं. फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो, वो एक मुद्दा है. अगर आपका पर्पस जो ठीक है तो फाइनेंसिस इज नेवर अ लिमिटिंग फैक्टर. भले हम लोग हाउसिंग की चर्चा कर रहे हैं लेकिन आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के भी विशेषज्ञ हैं. ये पीपीपी जिसका शब्द ऑफ्ट यूज्ड मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड नहीं है क्या? पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट हमारी सरकार ने लिख करके एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है क्या? देखिए, अगर आपको ब्रिजेस बनाना है, बंबई को जोड़ना है, तो आप टोल की व्यवस्था करेंगे और आप प्राइवेट को देंगे कि चलो आप 20 साल तक टोल रिकवर करके आपका जो खर्चा है वो ले लो. करेक्ट? नाउ दैट इज द पीपीपी मॉडल. गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना है तो अगर साथ में होके इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वो तो एंटरप्रेन्योर है, वो तो गिनेगा कि हमको कभी पैसा वापिस मिलेगा, कितना मुनाफा होगा इसमें से. ही विल कम फॉरवर्ड मोर इजीली देन द गवर्नमेंट इज डूइंग. आपका क्या कहना है? पीपीपी बिल्कुल एक प्रकार का टनल है, मतलब अभी समझ में नहीं आता ये क्या है. संजय जी, मैं एक बिलीव करता हूं, शायद थोड़ा हट के, कि आज की तारीख में मुंबई रीजन में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहां हमें फाइनेंस की कारण वो प्रोजेक्ट्स अटकेंगे, रुका है. There is not a single project which is stuck because of money and capital. It is only because the execution capabilities, the technical people, the leadership is lacking. आप एक भी प्रोजेक्ट लीजिए, we will get enough funding from some source or the other. जैसे हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, Japanese are ready to fund all the 3 metros now. They have agreed to one and they are now looking at all the 3 metros. They are saying 25-year funding we are ready to give you for all the 3 metros a moment. Cross Harbour, except for viability gap, entire funding is ready. So there is nothing left. You need leadership to move, walk the talk. That's all. इस बार आप जो बोल रहे हैं कि पैसे की जरूरत के कारण कोई मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर अटकी हुई है,
Show me one infrastructure promise. I promise you we will be able to get the funds for that project. It only has to be moved. क्या आप दोनों ये कह रहे हैं कि आइडियाज बिल्कुल पता हैं, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, डिसीजन स्टेज में है, जी, सिर्फ पॉलिटिकल विल के आधार पर फैसला लेने की जरूरत है, एंड गेटिंग एग्जीक्यूशन क्विक। हालांकि हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मौके पर क्या ये भी अंडरलाइन कर देना बिल्कुल जरूरी है कि दिल्ली में बजट में हाउसिंग के बारे में जो होगा, मुंबई चूंकि एक छोटा ही शहर, मतलब हिंदुस्तान नहीं है, एक शहर है, लेकिन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है। और यहां पर अब आपकी सरकार है, अब आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि ये काम होगा, ये नहीं होगा। आपको लगता है कि ये मैसेजिंग महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी बहुत जरूरी मौका होगा कि बजट के सिग्नल पढ़े और यहां वो रूल चेंजेस करे? मैं देख रहा हूं कि आप देखिए लास्ट 30 डेज के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में तो अनाउंसमेंट कर दी। कोस्टल रोड विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, सिर्फ एनवायरमेंट के लिए। उन्होंने मेट्रो 2 या तीसरा भी मेट्रो अनाउंस कर दिया है। क्रॉस हार्बर के बारे में मैंने सुना नहीं है, लेकिन आई एम टोल्ड दैट दैट ऑल्सो इज बीइंग नेगोशिएटेड टू फाइनलाइजेशन। गडकरी साहब बीपीटी के बारे में अनाउंस कर दिया है कि हम करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से ही इज ऑलरेडी मूविंग। नाउ वी हैव टू सी द फाइनल एक्शन। आपको क्या लगता है? 1 साल में तो नहीं होगा, लेकिन इस 1 साल में अगर अनाउंसमेंट होगा, उसका जो सेंटीमेंट्स पे इफेक्ट होगा, उस सेंटीमेंट की वजह से प्राइसेस कैन कम डाउन। बिल्कुल। एक सवाल और है, हम लोग कहते हैं लैंड बैंक वगैरह वगैरह, इसमें थोड़ा मिस्चीफ भी है, थोड़ा प्रोवोकेशन भी है, जो मैं पूछ रहा हूं। ब्लैक मनी की बात ये सरकार बहुत करती है। मेरा कहना है कि ब्लैक मनी का जो सबसे बड़ा बैंक इस देश में चलता है वो लैंड के ही जरिए चलता है। इस कारण से, जिसमें गलती शायद इसके स्टेक होल्डर्स की, हाउसिंग सेक्टर को चलाने वाले एंटरप्रेन्योर की नहीं है, लेकिन उसकी परसेप्शन और उसकी बदनामी बहुत ज्यादा है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली की सरकार के दौरान ये जो बजट आएगा, इसमें लैंड के मामले में ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई क्रांतिकारी काम करके वो दिखाएं? वो काम क्या हो सकता है जो ब्लैक मनी पर अटैक करे, लैंड के जरिए जो ब्लैक मनी इस देश में पड़ी हुई है? जो लैंड एक्विजिशन बिल आया है, उसके कारण लगभग मेरे अंदाज से लैंड प्राइसेस विल गो अप एटलीस्ट बाय 50%। तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं उल्टा काम कर देगा। ये उल्टा काम हो रहा है। तो जब तक ये लैंड एक्विजिशन बिल में फिर भी परिवर्तन नहीं लाएं फॉर द पर्पसेस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और फॉर प्रोजेक्ट्स वॉट एवर इट इज इन इंडिया, यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर गेटिंग लैंड। बट लैंड इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. Land is married with infrastructure, with transport, communication. We don't need that much land. The question is holistic आप डेवलपमेंट करें. जैसे आप देखिए नवी मुंबई एरिया सिडको की जो पीछे पनवेल तरफ से नेट ये है कि ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वगैरह की जो बात है वो कर दे. ये तो सबसे बड़ा डेवलपर पहले तो सरकार को खुद को ही बनना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई यू गेट सरप्लसेस इन नोएडा. ठीक है. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, कम्युनिकेशन इज क्रिएटेड, सरप्लसेस ऑटोमेटिकली. कमिंग बैक टू ब्लैक मनी पार्ट ऑफ इट, ये बड़ा एक मतलब एक तरीके का अभिशाप है इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए. इसको दूर करने के लिए पॉलिटिकल विल अगेन यहां पर भी चाहिए. क्या करना चाहिए? इसमें थोड़े अफेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं हु आर लार्ज लैंड बैंक ओनर्स, तो वो लोग शायद करने नहीं देंगे. मोदी विल हैव टू यूज फोर्स टू डू दिस, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज बहुत है. आपने धारावी डेवलपमेंट में वो देखा है कि पैसे की वजह से नहीं रुका. ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है. और यहां पर हम अपने चैनल की तरफ से बहुत ही विनम्रतापूर्वक मोदी जी से भी ये कहना चाहेंगे कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, गूगल मैप का इस्तेमाल करिए. मुंबई और दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के आसपास की जमीनों पर हर जगह कौन उसका असली ओनर है उसकी तस्वीर और एड्रेस के साथ नाम चिपका दीजिए. जिसकी तरफ वकील साहब इशारा कर रहे हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, सबकी जमीनें बाहर निकल के आ जाएंगी. ये सुनने में हो सकता है कि एक सतही सुझाव लगे, लेकिन हमको लगता है कि ये किया जा सकता है और एक गंभीर सुझाव है. आप लोगों से इस चर्चा के लिए और नए नए सुझाव रखने के लिए बहुत शुक्रिया. हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हमारे बताए हुए कुछ आइडियाज या कहिए अनुमान तो सही निकलने ही वाले हैं. थैंक यू. आपका बहुत धन्यवाद. नमस्कार.